हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 रिलीज्ड एक हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड, द नैन्सी ब्रोफी स्टोरी। ये एक रियल स्टोरी है। तो पहले हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस केस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शूट आउट को दिखाते हुए। कोई 63 साल के डैनियल ब्रोफी को उसके ही इंस्टीट्यूट के किचन में गोली मारकर भाग जाता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को लगता है जरूर किसी दुश्मन का काम होगा, तो उनके वाइफ नैन्सी ब्रोफी को बुलाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए। और उनसे बात करके ऑफिसर्स को जो पता चलता है वो काफी शॉकिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल, नैन्सी कुछ ज्यादा ही स्टेडी बिहेव कर रही थी, हद से ज्यादा कैजुअल एंड अबनॉर्मली नॉर्मल। इवन उसके बातों में ह्यूमर भी था जो ऑफिसर्स को काफी अजीब लगता है। भला एक औरत जिसने अभी अभी अपने पति की लाश देखी है, वो इतना कंपोज्ड, इतना कैजुअल कैसे रह सकती है? ऊपर से उसे डैनियल के खूनी को ढूंढने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उससे जो पूछा जा रहा था उसके जवाब भी ठीक से दे नहीं पा रही थी। वो कुछ डिटेल्स कंप्लीटली मेस्ड अप थे। तो पुलिस का पहला शक ऑटोमेटिकली उन्हीं पर जाता है, स्पेशली जब उसके कलीग्स, स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स सभी एक ही बात बताते हैं कि डैनियल एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, उनकी कोई दुश्मन हो ही नहीं सकती। इवन उसने तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। तो ऑफिसर्स को यही लगता है कि अगर बाहर कोई दुश्मन नहीं है तो कहीं उनके दुश्मन उनके घर में ही तो नहीं छुपी। धीरे धीरे नैन्सी उनके सामने ही अपने बातों के जाल में फंसने लगती है और हम रूबरू होते हैं उसके लाइफ के कुछ नॉट सो हिडन सीक्रेट्स से। हमें पता चलता है नैन्सी असल में एक रोमांटिक थ्रिलर राइटर है जिसका सपना है उसकी किताब कभी बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर बने। उसके लिए वो कोशिश भी बहुत करती है। हॉट एंड बोल्ड इरोटिक डिटेल्स से जितना हो सके अपने कहानी को स्पाइसी बनाने की कोशिश करती है, जिससे से ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाए। मगर वो भूल जाती है एक कहानी के अंदर सिर्फ ऐसी ग्राफिक डिटेल्स ही नहीं, एक एक्चुअल प्लॉट की भी ज़रूरत है। कुछ रियलिस्टिक नॉलेज एंड लॉजिकल एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है जो उसके कहानी में लैक करते थे। ऐसे रिजल्ट किसी को भी उसकी कहानी पसंद नहीं आती थी। उसके दोस्त मजाक बनाते थे उसका, मगर वो उन पर ध्यान नहीं देती थी। उसे लगता था वो लोग उससे जलते हैं, इसीलिए उसकी बुराई करते हैं। वो हमेशा कोशिश करती रहती थी इस उम्मीद में कि किसी न किसी दिन किसी न किसी पब्लिशर को तो पसंद आ जाएगी उसकी स्टोरी, जो अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं होता। हर जगह से बस रिजेक्शन ही मिलता रहता है उसे। उसका एक लौता एडमायरर था उसका पति डैनियल। नैन्सी जो कुछ भी लिखती थी उसे पसंद आता था, वो कितना ही क्रैप क्यों ना हो। नैन्सी के प्यार में पागल था डैनियल। हर तरह से कोशिश करता था उसे खुश रखने की, बट अनफॉर्चुनेटली पैसों की कमी की वजह से नैन्सी हमेशा ही परेशान रहती थी। उन्हें घर का मॉर्गेज पे करना था, क्रेडिट कार्ड्स लोन क्लियर करने थे, घर का फ्लोरिंग प्लम्बिंग ठीक करने थे, उनकी गाड़ी खराब थी वो भी ठीक करनी थी, और भी बहुत सारे खर्चे थे जो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उनका कैटरिंग बिजनेस भी ठीक से चल नहीं रहा था, तो सिर्फ डैनियल के सैलरी से सब कुछ मैनेज कर पाना इम्पॉसिबल हो रहा था। ऊपर से नैन्सी के बड़े बड़े ख्वाहिशें तो थे ही। उसकी लैविश लाइफस्टाइल चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। वो पोर्टुगल जाना चाहती थी, वहाँ पर एक बीच हाउस में केयर फ्री लाइफ लीड करना चाहती थी वो, मगर रियलिटी में उसका कोई चांस उसे नज़र नहीं आ रहा था, जिससे वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही थी। इवन जब अपने एलआईसी के अगेंस्ट कुछ लोन लेने की कोशिश करती है, वहाँ भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। तब उसका एजेंट जो उसे एक अच्छा सजेशन देता है कि क्यों ना वो उसी के ऑफिस में ज्वाइन कर ले, मगर नैन्सी उसके लिए राजी नहीं होती। वो कोई काम नहीं करने वाली, उल्टा वो अपने हस्बैंड से कहती है क्यों ना वो कोई रेस्टोरेंट ज्वाइन कर ले, उससे उन्हें वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा। मगर डैनियल सिर्फ एक शेफ ही नहीं थे, एक बहुत ही अच्छे टीचर भी थे। उन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने एक कुलिनरी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं। मगर नैन्सी के फोर्स करने पर वो एक दूसरी जॉब लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं ताकि उसका स्ट्रेस कम हो। साथ में उसके पेरेंट्स नैन्सी को अपनी कार भी दे देते हैं, जिससे उन्हें इमीडिएटली कार को रिपेयर ना करना पड़े। ऑल्सो डैनियल उसे ये भी सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो भी टीचिंग को अपनी प्रोफेशन बनाए। ये बात नैन्सी को पसंद आती है और वो कोशिश भी करती है, लेकिन जो खुद ही अपनी एक भी किताब अब तक सेल नहीं कर पाई, उससे कौन सीखना चाहेगा। ऊपर से इसी बीच उसके फ्रेंड्स लास वेगस जाने के प्लान करते हैं। वहाँ पर कोई राइटर्स मीटअप जैसा कुछ होने वाला था, बहुत सारे एजेंट्स भी आने वाले थे, तो कॉन्टैक्ट्स बनाने का बढ़िया चांस था। नैन्सी भी जाना चाहती थी,
बट मेनली इसलिए कि वो लेफ्ट आउट फील ना करने, और उसे ऐसा भी लगता था कि अगर वो नहीं गई तो पूरे ट्रिप में उसके फ्रेंड्स उसी को लेकर बातें करेंगे, मजाक बनाएंगे उसका, ये वो कैसे होने दे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास पैसा नहीं था, तो वो अपने भाई मार्क से मिलने जाती है वो पैसे अरेंज करने के लिए। ये बात डैनियल को पसंद नहीं आती, वो मना भी करता है क्योंकि मार्क एक कैंसर पेशेंट है, काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन से गुजर रहा है वो। ऐसे में नैन्सी ने कभी उसका हाल पूछने उसे कॉल नहीं किया, और अभी पैसे मांगने जा रही है, ये तो गलत है ना। मगर नैन्सी का कॉन्शियंस उसे नहीं रोकता। एक्चुअली अपने भाई को एटीएम की तरह यूज करना हैबिट बन चुका था उसका। वो हर बार शेमलेस की तरह उसके सामने जाकर हाथ फैलाती थी और उसका भाई उसकी ज़रूरतें पूरा करता था, अपनी खुशी से नहीं बल्कि काइंड ऑफ फोर्सफुली। बट नॉट दिस टाइम। इस बार उसकी भाभी जेनिफर ऐसा होने नहीं देती, क्योंकि वो समझ चुकी थी नैन्सी को सिर्फ उसके पैसों से प्यार है, अपने भाई से नहीं। इस बार नैन्सी को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, लेकिन इससे उसका लास वेगस जाना बंद नहीं होता। जैसे तैसे मैनेज करके वो पहुंच जाती है, और वहां जाकर एक और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है उसे। उसका कोई कार्ड काम नहीं करता, उसमें पैसे जो नहीं थे। मजबूरन घर वापस आते ही वो जो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ दिन एज अ LIC एजेंट काम भी करती है। लकीली एक हेफ्टी अमाउंट का LIC भी सेल कर पाती है वो, जिसके कमीशन से उसके घर का 2 महीने का मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड बिल क्लियर हो जाते हैं कुछ हद तक। मगर उसके बाद ही जब वो LIC कैंसिल हो जाता है और उसे डिपॉजिट वापस करनी होती है, तो वो पहले से भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। साथ में उसके अपने फ्रस्ट्रेशन तो थे ही। अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स को उससे बेहतर परफॉर्म करते देख, उनकी लैविश लाइफस्टाइल देख जलन से माथा खराब हो रहा था उसका। वो समझ नहीं पाती इन एजेंट्स को आखिर दुश्मनी क्या है उससे, उसकी एक पे किताब वो सिलेक्ट क्यों नहीं करते। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का बस एक ही जरिया पता था उसे, जो था डैनियल। उसे खुश देख और ज्यादा गुस्सा आता है नैन्सी को। एक्चुअली डैनियल एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था, जिसके लाइफ में बहुत हाई फाई एम्बिशंस नहीं थे। वो बस अपने परिवार के साथ एक हैप्पी लाइफ लीड करना चाहता था जिसमें सुकून हो। उसका लाइफस्टाइल भी काफी नॉर्मल था। नैन्सी की तरह एक्स्ट्रा वैगन नहीं था वो, ना उसका कोई डिमांड था, इसलिए कोई दुख भी नहीं था उसे। अपने गार्डन, मशरूम्स एंड चिकन्स, इन्हीं में अपनी खुशी ढूंढ लेता था वो। मगर नैन्सी उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसे पैसे, फेम सब कुछ चाहिए था, वो भी खुद को इम्प्रूव किए बिना ही। इसलिए वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपनी बुक सेल्फ पब्लिश करेगी, ऑनलाइन करती भी है। एक अननेसेसरीली वियर्ड पिक्चर कवर पेज पे लगाकर उसे लगता है कि वो सबको इम्प्रेस कर लेगी। इवन अपने जान पहचान के सभी को कॉल करके रिव्यू देने के लिए भी कहती है। और इसी प्रोसेस में वो कॉल करती है मार्क को। हम देखते हैं वो बेचारा बहुत खराब हालत में है, उसका केमो स्टार्ट हो चुका है और शायद उसके पास सारा वक्त भी नहीं। मगर नैन्सी को उन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपने मतलब की बातें बताकर ही कॉल काट देती है। लेकिन इतना करके भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कुछ गिने चुने झूठे 5 स्टार रिव्यूज हजारों 1 स्टार रिव्यूज के नीचे दफना गए थे। जहां नैन्सी किताब को 3 लाख से 1 लाख रैंकिंग के बीच लाने की कोशिश कर रही थी, वहां उसके फ्रेंड को ऑलरेडी $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। ये तो उससे हजम ही नहीं होता। एक्चुअली उससे किसी की कोई खुशी देखी नहीं जाती थी। उसे समझ नहीं आता था जब वो खुश नहीं है तो बाकी सभी कैसे खुश हो सकते हैं। डैनियल की तरह फैमिली बॉन्डिंग को चेरिश करना, आपस में छोटी छोटी खुशियों को शेयर करना, सुख दुख में साथ रहना, ये कभी उसे समझ ही नहीं आया। उसे तो बस अपनी खुशी से मतलब था, और फॉर द टाइम बिंग उसे बस एक ही चीज से खुशी मिल सकती थी, वो था पैसा, बहुत सारा पैसा। तो वो डैनियल से इस घर को बेचने की मांग करती है, जो सरप्राइजिंगली डैनियल मान भी जाता है। मगर इसके बाद नैन्सी जो ऑफर देती है उसे डैनियल एक्सेप्ट नहीं कर पाता। नैन्सी चाहती थी इस शहर से बहुत दूर पोर्टुगल में जाकर सेटल करना, मगर डैनियल अपने परिवार से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और इसी मामले में काफी जिद्दी था वो, जिसके सामने नैन्सी टिक नहीं पाती। वो समझ जाती है डैनियल के रहते उसके पोर्टुगल का बीच हाउस का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो वही करती है जो उसका मन कहता है। डैनियल को अपने लाइफ से हटाने का प्लान। एक तो इससे उसके रास्ते का कांटा हट जाएगा और साथ में उसे उसके इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। ये प्लान अचानक ही उसके दिमाग में आया था, मगर फाइनल डिसीजन नैन्सी ने ठंडे दिमाग से सोचकर ही लिया था। सरप्राइजिंगली अपने पति को खून करने का प्लान बहुत ही कैजुअली कर रही थी वो, ऐसे फिर रियलिटी नहीं, उसकी कहानी का कोई प्लॉट हो। प्लानिंग करते वक्त उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो जिसे मारना चाह रही है उसके साथ उसने 27 ईयर्स गुजारा है।
नैन्सी के सिवा कभी किसी दूसरा औरत की तरफ देखा भी नहीं डैनियल ने। हमेशा उसके प्रति लॉयल रहा, डेडिकेटेड रहा, खुद से पहले उसके खुशी के बारे में सोचा। इवन आज भी सिर्फ उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स चुकाने के लिए डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है उसे, और फिर घर लौटकर उसका मूड ठीक रखने के लिए टेस्टी खाना भी पकाना पड़ रहा है। क्या ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता नैन्सी के लिए? शायद नहीं, तभी तो इतना इंसेंसिटिव हो पाती है वो उसी रात सारे प्लानिंग्स कर लेती है, और इस सिलसिले में उसकी मदद करता है उसी का एक ब्लॉग जो उसने सालों पहले लिखा था और जिसका नाम था हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। उसमें उसने वो सारे टेक्निक्स मेंशन किया था जिसे वो यूज़ कर सकती है, साथ में क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा वो भी। तो जब रियल लाइफ में उसे यूज़ करने की बारी आती है, नैन्सी उसी को फॉलो करती है। मोटिव तो ऑलरेडी क्लियर था उसका, तो वो उसी से काम शुरू करती है। डैनियल के नाम ऑलरेडी 40,000 का लाइफ इंश्योरेंस था, प्लस वो और 10 लाख्स ऐड कर दी है। ऑब्वियसली इसके प्रीमियम्स भी काफ़ी हाई थे जो उसे अगले कई महीनों तक भरना पड़ता है, जिस कारण से उसे घर का मॉर्गेज भी स्किप करना पड़ता है। उसका एजेंट जो अभी उसका बॉस भी बन चुका था, वो इस चीज़ को नोटिस करता है और उससे पूछता भी है कि फालतू में वो इतने सारे प्रीमियम्स क्यों भर रहा है। ये पैसे अगर वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करती या किसी फंड में तो उसे बेहतर रिटर्न मिलता। मगर उसे तो पता ही नहीं था नैन्सी असल में क्या खिचड़ी पका रही है। शॉर्टकट में पैसा लूटने का सोच रही है वो। दूसरी तरफ अचानक इतने सारे पॉलिसी साइन करते हुए डैनियल को भी अजीब लगता है। इनफैक्ट वो तो ये भी पॉइंट आउट करता है कि इन पॉलिसी से तभी पैसे मिलेंगे जब वो नहीं होगा, तो नैन्सी इन पर इतना जोर क्यों दे रही है। जवाब में नैन्सी बहुत ही शेमलेसली कहती है, हाँ डैनियल नहीं रहेगा मगर वो खुद तो रहेगी ना। अपनी पत्नी की इतनी सेल्फिश बातों को सुनकर डैनियल और उससे कुछ नहीं पूछता। इधर नैन्सी फॉर्म साइन करवाने के लिए पागलों जैसे उसके पीछे पड़ चुकी थी। उसके निकलने से पहले, घर लौटने के बाद जब भी मौका मिलता था उसे पेपर साइन करवाती थी। वो ये भी नहीं देखती थी कि डैनियल किस हालत में है। दोनों जॉब के प्रेशर से बेचारे का क्या हाल हो चुका है वो भी नैन्सी नहीं देखती। डैनियल उसके बर्ताव से ऑफेंड तो हो रहा था मगर सामने से कुछ नहीं कहता, और देखते ही देखते नैन्सी अगले कुछ महीनों में डैनियल के नाम टोटल 8 पॉलिसीज कर लेती है, जिसके बदले उसे ऑलमोस्ट $1.5 मिलियन का कवरेज मिलने वाला था। इसके बाद अगला स्टेप था वेपन डिसाइड करने का। अपने ब्लॉग में मेंशन्ड हर एक पॉइंट्स के बारे में सोचती है वो। फर्स्ट स्टैबिंग, मगर उसके लिए उसे बहुत पास जाना पड़ेगा और वो प्रोसेस बहुत मेसी भी होगा। नेक्स्ट था स्ट्रैंगुलेशन, मे बी किसी वायर से, मगर वो भी काफी रिस्की था। अगला था किसी भारी चीज से माथे पर वार करना, मगर उसके लिए जरूरत के समय कोई भारी चीज सामने होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन था पॉइजनिंग, मगर वो श्योर शॉट नहीं था। तो इन सबको कैंसिल करने के बाद नैन्सी के पास एक ही ऑप्शन बचा था, शूट। मगर उसके लिए नैन्सी को गन खरीदनी पड़ती, इसलिए वो इस ऑप्शन को जितना हो सके डिले कर रही थी। मगर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे उसका गुस्सा आसमान छू लेता है। क्रिसमस के दिन अचानक डैनियल उससे कहता है कि वो उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है, पोर्टुगल की टिकट्स। सुनकर नैन्सी तो खुशी से पागल हो जाती है, सोचती है कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी वो। डैनियल कितना ख्याल रखता है उसका, वो उसी को मारने वाली थी। मगर जब डैनियल वो टिकट्स उसके सामने रखता है, उसे देखकर नैन्सी बिल्कुल श्योर हो जाती है कि इस आदमी को मरना ही होगा, क्योंकि टिकट्स के नाम डैनियल उसे पोर्टुगल का नेशनल डिश प्रेजेंट करता है। बेचारा अपने बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट गिफ्ट दे रहा था वो, मगर उसकी पत्नी उसके इमोशंस को समझ नहीं पाती। दोनों की मेंटालिटी कंप्लीटली डिफरेंट जो थे। वो उसी दिन ऑनलाइन एक अनट्रेसेबल गन खरीदती है, मतलब जिसे घोस्ट गन कहा जाता है, और एक दुकान में जाके उसे फिक्स भी कर लेती है। साथ में शॉपकीपर से बातों बातों में ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल लाती है कि कैसे यूज करने के बाद इस गन को फिर से न्यू बनाया जा सकता है। उसके सजेशन के मुताबिक कुछ पार्ट्स डबल भी ऑर्डर करती है वो, जिसे यूज करने के बाद पुराने से रिप्लेस कर सके। तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद और क्या, कुछ दिन प्रैक्टिस और सही समय का इंतजार। उसने पॉलिसी में पढ़ा था कि अगर विक्टिम की मौत उसके वर्क प्लेस में हो तो कवरेज में $1 लाख ज्यादा मिलता है। नैन्सी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहती थी। वो बहुत सोच समझ के एक ऐसा दिन चूज करती है जिस दिन कुछ घंटे के लिए डैनियल अपने इंस्टीट्यूट में बिल्कुल अकेला होगा। साथ में वो ये भी पता कर लेती है कि वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा है या नहीं। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल किलर की तरह हर तरफ नजर रख रही थी वो। इवन परफेक्ट टाइमिंग समझने के लिए वो कुछ दिन डैनियल का पीछा भी करती है। मगर इतना सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्शियस नाम की चीज बची थी जो उसे पीछे हटने पर मजबूर करती है। डैनियल के प्यार के सामने झुकना ही पड़ता है उसे।
एक्चुअली पिछले कुछ महीनों में नैन्सी अपने प्लान में इतनी डूबी हुई थी कि डैनियल को लग रहा था कि ये दूरी शायद उसके काम के प्रेशर और पैसों को लेकर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो वो उसे मिटाने के लिए एक दिन नैन्सी को एक सरप्राइज देता है। उसके फेवरेट रिजॉर्ट में ले जाता है उसे, ताकि उसका स्ट्रेस थोड़ी कम हो सके। और इसी से नैन्सी का होश लौटता है। वो अपने पति को मारने का प्लान कैंसिल करके फिर से अपने पुराने लाइफ में लौट जाती है। सब कुछ भुलाकर कोशिश करने लगते हैं अपने किताब को पब्लिश करने की। वो एक सेमिनार अटेंड करती है। बहुत मुश्किल से एक बहुत बड़े एजेंट तक अपनी राइटिंग्स पहुंच जाती भी है, जिससे उसे थोड़ी बहुत होप मिलती है कि शायद इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर जब वो भी बाकियों की तरह उसकी स्टोरी को अनक्वालिफाइड डिक्लेयर करती है तो फिर से उसका दिमाग घूम जाता है। एक तरफ अपने करियर का फेलियर, दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस उसे झेला नहीं जा रहा था। उसे पता था वो ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं करती, तो उसे सुधारने के लिए वो वही करती है जो उसका फर्स्ट प्लान था। नैन्सी ने पहले ही पता कर रखा था कि थैंक्सगिविंग के अगले दिन डैनियल अपने इंस्टीट्यूट में कुछ घंटे अकेले बिताने वाला है, तो वो उसी समय को सिलेक्ट करती है। चुपचाप उसे फॉलो करती है और फिर 2 गोली मारकर निकल जाती है। आते वक्त अपने गन के यूज्ड पार्ट को बदलना नहीं भूलती। उसे लगा था पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इंटेरोगेशन के वक्त भी वो बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे कहती है कि वो पूरा समय घर में ही थी। मगर शायद उसे पता नहीं था उसके घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरास थे उनमें उसके आने जाने का टाइम रिकॉर्ड हो चुका था। साथ में उसकी गन कितना ही न्यू क्यों ना दिखे, फॉरेंसिक से पुलिस को पता चल चुका था कि वो गोली जो डैनियल को लगी थी ऐसे ही किसी मॉडल से शूट किया गया था। बाद में जब उन्हें डैनियल के नाम $1.5 मिलियन के पॉलिसीज के बारे में पता चलता है तब वो ऑलमोस्ट श्योर हो जाते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं वो नैन्सी के। नैन्सी ये कहकर बात को घुमाने की बहुत कोशिश करती है कि वो गन उसने अपने स्टोरी के लिए खरीदी थी, एक्सपीरियंस के लिए, मगर पुलिस यकीन नहीं करते। उधर नैन्सी भी समझ चुकी थी उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो वो उन पॉलिसीज से पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी के सभी होल्ड पर जा चुके थे। पुलिस को जब तक डैनियल के खूनी के बारे में पता चल नहीं जाता, ये केस सॉल्व नहीं होता, नैन्सी को एक भी पैसा मिलने नहीं वाला था। मगर उसे भागना तो था। उसने पोर्टुगल में एक घर भी पसंद कर लिया था, तो जब इसी बीच उसे खबर मिलती है उसका भाई मर चुका है, तो वो उसके पैसों पर हक जमाने की कोशिश करती है। एक नकली विल सबमिट करती है जिसमें मार्क ने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था, बट ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेड नहीं होता। उसने अपना असली विल 2 साल पहले ही बना रखा था। फाइनली जब यहाँ कुछ काम नहीं बनता तो नैन्सी अपने दिमाग में प्लान बी अप्लाई करती है और एक कहानी रेडी करती है। पुलिस के पास जाकर कहती है कि उसे पता है खूनी कौन है। वो सारा दोष अपनी सिस्टर इन लॉ मतलब मार्क की पत्नी जेनिफर पर डालती है। कहती है मार्क अपना सारा पैसा अपने बहन को दे डालना चाहता था, मगर जब जेनिफर को पता चला उसने एक वियतनामीज माफिया को हायर किया डैनियल और नैन्सी को मारने के लिए। उसने डैनियल को तो मार डाला, मगर पुलिस के कारण नैन्सी को मार नहीं पाया। इस सब के पीछे जेनिफर ही है। अब इतना स्टूपिड स्टोरी पर तो कोई बच्चा भी यकीन नहीं करता, पुलिस तो दूर की बात है। ऊपर से उसके ऑब्वियस क्वेश्चंस कि कैसे पता चलेगा वो सस्पेक्ट लिस्ट में है या नहीं, उसे पॉलिसी से पैसे कब तक मिलेंगे, इन सब बातों से पुलिस के लिए उसका मोटिव भी धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। फाइनली जब पुलिस उसका इंटरनेट हिस्ट्री चेक करती है और उन्हें उस घोस्ट गन के ओरिजिन पता चलता है, साथ में उन्हें ये भी पता चलता है कि नैन्सी ने उसके पार्ट्स के 2 कॉपीज मंगवाए थे। अब ये किसी स्टोरी के लिए तो नहीं हो सकता ना। ऑल्सो और थोड़ा ढूंढने पर उन्हें उसका वो ब्लॉग भी मिल जाता है जिससे इंस्पायर होकर उसने क्राइम किया था, हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। ऊपर से नैन्सी के फोन का नेटवर्क भी एक सबूत जो क्लियरली पॉइंट आउट कर रहा था कि क्राइम के वक्त नैन्सी वहीं पर था। नैन्सी ट्राई तो करती है अपनी कार एंड फोन चोरी होने की कहानी बताकर पुलिस को उल्लू बनाने की, मगर वो और पॉसिबल नहीं होता। उसी रात उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी मिलती है। आखिर इतना कुछ प्लानिंग करके भी उसकी कहानी की तरह उसकी जिंदगी भी फ्लॉप कर जाती है, क्योंकि एज यूजुअल प्लॉट में लॉजिक और बेसिक नॉलेज की बहुत कमी थी। आखिर उसने सोच कैसे लिया इतनी बड़ी क्राइम करके वो बच जाएगी। एक्चुअली उसे कभी अपनी गलती समझ ही नहीं आई, ना अपने राइटिंग्स में ना लाइफ में। अगर आती तो शायद उसे ये सब करना ही नहीं पड़ता। अब तक सच में कोई फेमस राइटर बन चुकी होती और अपनी ड्रीम लाइफ लीड कर रही होती। मगर नैन्सी उतना टैलेंटेड थी ही नहीं, इसलिए उसने शॉर्टकट चुना। अपने मतलब के लिए अपने पति को ही मार डाला, वो भी इतना प्यार करने वाला पति।
जिसे शायद उसके जैसा सेल्फिश, बेईमान और पागल औरत डिजर्व ही नहीं करती थी। एट द एंड हम उसे जेल में देख पाते हैं। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है, मगर थ्रू आउट द ट्रायल उसने अपनी जुर्म कभी कबूल नहीं करी। मे बी बिकॉज अपने दिमाग में गुनहगार थी ही नहीं वो। हू नोज़। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और अभी चलिए बात करते हैं कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में। ये हादसा एक्चुअल में 2018 में पोर्टलैंड में रहने वाले एक 63 साल के डैनियल ब्रोफी नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। उसकी पत्नी 71 साल की नैन्सी ने खून किया था उसका। 2022 के फाइनल ट्रायल में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली और वो अभी जेल में ही है। ये केस बेसिकली तो बहुत सिंपल है, मगर काफ़ी शॉकिंग भी है। एक बर्निंग एग्जाम्पल है जो दिखाता है इंसान अपने मतलब के लिए कितना नीचे गिर सकता है, क्या क्या कर सकता है। एनीवेज गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको कंटेंट पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट करना भूलना मत। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।